दिन पहले वाली टेंशन फिर से शुरू हो गई है। कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं यार। एग्ज़ाम 10th तक तो दे दिया, 12th तक तो दे दिया, अभी फिर हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम और साल में दो दो एग्ज़ाम। डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड अप। देखो, 2 दिन के अंदर ना मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारी पीएचडी तो नहीं ही करवा पाऊंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम अगर BHU MMB की स्टूडेंट हो और तुम्हारा सोशल, देखो, अगर तुम इस कैटेगरी में नहीं भी फॉल कर रही हो लेकिन मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगी तो टॉपिक मैच कर रहे हो, तो तुम बिल्कुल देखो यार। ठीक है, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में उनका हो रहा है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो कि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही है। ठीक है, तो उसका कंप्लीट सिलेबस क्रिस्प में, मतलब अच्छा खासा कीवर्ड्स के साथ में, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ में कवर होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 मिनट के अंदर, एकदम फ्री फ्री और फ्री। हाँ, तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट की तरह हम साउंड कर रहे हैं, पर चलता है इतना तो। ठीक है, तो 1 महीने का जो तुम्हारे टीचर ने समय लिया है, मैं ना लेना है तुम्हारा सिर्फ और 30 से 45 मिनट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो स्पॉन्सर कर रहा है @decoded_0। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लीज़ चेकआउट करिए, ये हमारा मोटो है, लर्न एक्सप्लोर एंड ग्रो टुगेदर। प्लीज़ ज्वाइन करिए, आपके काम की वीडियोस आपको वहाँ पर ज़रूर दिखेंगी। तो हमारा टॉपिक क्या है ना, यूनिट 1, और सिर्फ वही आ रहा है यार। तो उसमें तुम्हें कवर करना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड इट्स स्कोप। स्कोप क्या होता है, क्या शब्द है, सब कुछ बताया जाएगा। अब उसके साथ है डेफिनेशन, फिर है फॉर्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मलिस्टिक स्कूल की बात है सी राइट मिल्स का सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और ये क्या है, ये बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस कंसेप्ट है, ये भी बताएंगे। उसके साथ है पॉजिटिविज्म वर्सेस इंटरप्रेटिविज्म अंडर द टॉपिक सोशियोलॉजी एज अ साइंस। मतलब सोशियोलॉजी एज अ साइंस क्या है, इसको एज अ साइंस क्यों पढ़ते हैं, उसको सम पढ़ने एज अ साइंस सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं जब, तो हम उसमें कुछ दो व्यूज़ देख रहे हैं, वो व्यूज़ क्या हैं उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। एकदम अपना कॉपी पेन पेंसिल कागज जो लेके आना है ना, 2 मिनट के अंदर तुरंत ले आओ, फिर हिलना नहीं है इधर 45 से 30 मिनट तक। ठीक है, अभी उतना तुमको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। शुरू कर रहे हैं ना। अभी इधर सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जूम कर दे तो तुम्हारे लिए है। चलो, सबसे पहला हमारा है ये टॉपिक, ये है व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है क्या। तो जो भी हम इधर बताने जा रहे हैं, जहाँ हम यहाँ लिखें, यहाँ पर अंडरलाइन करें, तुमको सब नोट करना है। ठीक है, पॉज करके सब नोट करना है, तुम्हारे सब काम का है। तो मैं बता दूँ तुम्हें सबसे पहली बात कि, चलो एक एक बात बता दो फिर शुरू करते हैं, कि कोई भी आपको डेफिनेशन याद करनी है, कोई भी आपको थ्योरी याद करनी है पूरी की पूरी, तो आप सारी की सारी एक 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 लाइन करके तुम याद करोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम ऐसा कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। आपको सिर्फ याद करना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है कि पूरे लाइन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पूरे लाइन में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सिर्फ वो शब्द आपको याद रखने हैं। एक और बात, किसी स्कॉलर की दी हुई डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो उसमें आपको कोई भी ग्रामर नहीं बदलनी है, इज एम आर कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि उनका देने का एक पर्टिकुलर कंसेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। कोई भी लाइन जो भी वो डेफिनेशन की बनाते हैं, ठीक है, तो उनका संदर्भ, वो जो भी लिखना चाह रहे हैं उसके पीछे एक मीनिंग होती है, तो वो डिस्टर्ब होती है। इस वजह से कोई भी ग्रामर, कोई भी इज एम आर कुछ नहीं बदलना है, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन आपको लिखनी होती है। कॉपी पेस्ट जैसा है ये, लेकिन आपको उसकी मीनिंग भी समझनी है। अब शुरू करते हैं। कोई भी 1 सेकेंड स्किप नहीं करेगा। ठीक है, मेरी वॉइस ना बहुत 2x पे चल रही है ना बहुत धीमे चल रही है, तो फिर आपको कंफर्टेबली सुनाई दे रही है। व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब शुरू कर रहे हैं, हर एक चीज़ नोट करना। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह हम तुम्हें बताएं तो सिर्फ और सिर्फ अराउंड टू अराउंड 200 सालों की ही ये बात होगी कि ऐसे सोशियोलॉजी किसी सब्जेक्ट का निर्माण हुआ, उस पर ध्यान दिया गया, उसका डेवलपमेंट किया गया, उसके नाम बदले गए, और आज बहुत बड़े लेवल पर हम उसे वर्ल्ड वाइड समझ रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में ये बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है, डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स ये सब चीज़ें उस पर ट्रैक और ऑब्जर्व की जाती हैं, थ्योरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत कुछ इसमें कह सकते हैं कि और अच्छे बड़े लेवल पे इसकी स्टडी अब हो रही है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 200 साल पहले की बात है। ऐसा नहीं है कि ये एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा या फिजियोलॉजी या बायोलॉजी जैसा पुराना सब्जेक्ट है हज़ारों सालों का, नहीं। ये नया नया उभरा है, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों ने इसे बनाया है। तो ये शब्द बना कैसे, अभी 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 का बना है, तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी तो होगी ना। बिल्कुल है, एक शब्द है सोसाइटस।
क्या है? सोसाइटस। नोट करो बेटे, नोट करो, सोसाइटस एंड लोगोस। सोसाइटस एंड लोगोस। सोसाइटस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लोगोस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है समाज, इसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। तो सोशियोलॉजी क्या है फिर? सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी, या कह लो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब ये दोनों वर्ड से मिलकर के ही सोशियोलॉजी बना है, ये तो बता दिए, लेकिन ये शब्द दिया भी तो कोई होगा, उसका नाम क्या है? सुंदरी सुंदरी तुझा नाम का है, तो उसका नाम क्या है देने वाले का? इनको देने वाले का नाम है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अगस्त कॉम्टे, ये वाला लाइन छोड़ दो, ये बाद में बताया जाएगा। अगस्त कॉम्टे इज द पर्सन हु कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी। और यही कारण है, यही मुख्य कारण है कि ही इज ऑल्सो the father of sociology. He is the father of sociology, ठीक है? father of sociology भी है ये। अब उसके साथ इनकी ही दी हुई डेफिनेशन से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि सोशियोलॉजी है क्या, बट उस डेफिनेशन से भी पहले एक हल्का फुल्का सा कंसेप्ट क्लैरिटी और दे देती हूँ कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी, अ साइंटिफिक स्टडी, सबसे पहले इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है? डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। और सोशियोलॉजी में हम एक और ये चीज़ भी देखते हैं कि किस तरीके से हम सोसाइटी की वजह से फॉर्म्ड है और सोसाइटी हमारी वजह से फॉर्म्ड है। मतलब वी आर द वन जिसने समाज को बनाया है, और हम ही वो लोग हैं जो समाज से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, उसके प्रभाव में चल भी रहे हैं। तो वाइस एंड वर्सा वाली ये बात है यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं मैक्स वेबर, सॉरी नॉट मैक्स वेबर, ये एक नाम है, हम आगे बताएंगे। अगस्त कॉम्टे की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल काम की है ये डेफिनेशन। अदर और कोई डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है? तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। Sociology is a science of social phenomena that is subjected to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. इसमें दो चीज़ बताई जा रही है। एक साइंस यहाँ पर बताया जा रहा है, लिखा है, देखो कीवर्ड्स में बता रही हूँ आपको। एक है सोशल फिनोमेना। आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल फिनोमेनन। तो ये क्या कह रहे हैं? ये एन है, ठीक है? तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस किसकी? ऑफ सोशल फिनोमेना। तो सोशियोलॉजी ये कह रहे हैं कि एक साइंस है, पर साइंस क्या होती है? साइंस क्या होती है? तो साइंस क्या होती है? एक ऐसा अध्ययन, यानी ऐसा सब्जेक्ट, या हम कहेंगे एक ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है? अनबायसनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसमें क्या कर रहे हैं? अनबायसनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अनबायसनेस मतलब अपना खुद का मत लगाकर, अपना खुद का तुक लगाकर किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट ना करना, ठीक है? और ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक ही नज़र से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। वही बात है कि अनबायस तरीके से एक ही नज़र से, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है चीज़ों को समझने की कोशिश करना। उसके साथ साइंस का एक और मतलब होता है कि हम फैक्ट्स, डेटास, रियलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को समझेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया कि साइंस क्या होती है। तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। अब एज पर ये जो कंसेप्ट है ना, ये भी इनका ही दिया हुआ है, अगस्त कॉम्ट का ही दिया हुआ है, सोशल फिनोमेना। तो ये होता क्या है? एज पर अगस्त कॉम्ट सोशल फिनोमेना क्या है ना, कि सोशल फिनोमेना अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंसेस होती हैं हमारे समाज में जो हमको प्रभाव डालती हैं, हमें फोर्स करती हैं एज अ ग्रुप, एज पीपल, एज कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर वे में एक्ट या रिएक्ट या बिहेव करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, पर हमारे समाज में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे थॉट प्रोसेस, धारणाएं, ठीक है? तो क्या है? कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे समाज में जो प्रेजेंट हैं और वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए। इंग्लिश में बोलूँ तो सोशल फिनोमेना इज एनी ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी लाइक इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर्स और बिलीफ दैट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली टू डिस्कवर इनवेरिएबल नेचुरल लॉज गवर्निंग सोसाइटी। तो सोशल फिनोमेना क्या है? एक ऐसा ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, मतलब कि समाज के अंदर उपस्थित
एक ऐसा चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। अब क्या है वो, जैसे इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो समाज को बना रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, ठीक है, एजुकेशन। तो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर बिलीव्स हो गए, हमारी धारणाएं हो गई, ये आ सकती हैं सोशल फिनोमिनन की ऑब्जर्वेबल, मतलब सोशल फिनोमिना में क्या आती हैं, ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ आती हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, बिलीव्स, जो कि हमें फोर्स करती हैं एक पर्टिकुलर वे में एक्ट या रिएक्ट या बिहेव करने के लिए। और इन सोशल फिनोमिनन्स को हम समझ सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, मतलब ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करके जिनमें ये सब यूज़ होता है, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके। और हम कुछ ऐसे इनवेरिएबल नेचुरल लॉज को समझ सकते हैं जो समाज को गवर्न कर रहे हैं, मतलब एक कुछ ऐसे एक समान नियमों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि सब समाज, जो जितनी भी समाज है उसको, मतलब ह्यूमन सोसाइटी है उसको गवर्न कर रही है। कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ ऐसे नियम है इनवेरिएबल जो सबके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें समझा जा सकता है। तो इतना समझना आपके लिए अभी काफ़ी है। एक बात और ये ध्यान रख लेना कि 1839 को ये वर्ड कॉइन किया गया था, सोशियोलॉजी एज अ वर्ड। कॉइन करना मतलब देना। चलो आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की हम बात करें ना, तो इसका मतलब होता है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा। सोशियोलॉजी के जैसे पॉलिटिकल साइंस एज अ बेसिक एग्जांपल मैं बताऊं, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है तो उसका भी सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस समझती है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ती है, उसके साथ में हम कहेंगे इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट को समझती है, या फिर स्टेट को समझती है, पब्लिक एस्पिरेशंस को समझती है, स्टडी करती है, या फिर हम कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के जो भी लॉज नियम्स हैं उन सब को समझती है। तो सब्जेक्ट मैटर होता है हर सब्जेक्ट का। तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो उसकी लिमिट क्या है, सीमाएं क्या है कि हाँ यहाँ तक कुछ सब्जेक्ट मैटर है जिसे सोशियोलॉजी स्टडी करती है। उसकी लिमिट्स का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंतर्गत आती है, उसके दायरे में आती है। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, क्या सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन स्टडी करता है, मतलब सब कुछ जो उसको मिल जाए। क्योंकि एज अ सोशियोलॉजी स्टडी अगर आपने कभी पहले स्कूल में पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, क्लासेस थोड़ी बहुत की हो, तो आपको लगेगा ऐसा लगता है कि ये अदर बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मर्ज होती जा रही है। कभी ये पॉलिटिकल साइंस लगने लग रही है, कभी ये साइकोलॉजी लगने लग रही है, तो कभी इकोनॉमिक्स का पार्ट लगने लग रही है। तो ये एज ए इसका स्पेसिफिक स्कोप क्या है, डिफाइंड स्कोप है क्या आखिरकार। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हुआ करते थे। तो उसको समझाने के लिए कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान मान सकते हैं हम लोग, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको विद्वान मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ ज्ञाता लोग हैं, वो आए सामने। वेस्टर्न सोसाइटी का ये सब्जेक्ट मतलब वहीं पे इमर्ज हुआ है, इसका इमर्जेंस बाद में मैं पढ़ाऊँगी। तो वो आए और उनमें से जो भी है उनका कुछ का मानना था कि सोशियोलॉजी का ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि कभी ये इकोनॉमिक्स बन जा रहा है या कभी कोई भी सब्जेक्ट से मर्ज हो जा रहा है। ये एक नैरो स्कोप कैरी करता है, यानी सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, बहुत नैरो है। नोट करना, बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, लिमिटेड स्कोप इसका है, बहुत नैरो स्कोप है, बहुत लिमिटेड स्कोप है। और वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, वो भी सारे नहीं, स्पेसिफिक टाइप्स, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इसका मीनिंग बहुत गहरा है, उस पर नहीं जाते हैं, आप बस इतना समझो। सोशलॉजी एज अ सब्जेक्ट कुछ लोग ऐसा मानते थे कि बहुत नैरो स्कोप कैरी करता है, इसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, और उसमें क्या है कि ये सोशल रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, स्पेसिफिकली उसका स्कोप यही है। और सोशलॉजी क्या है, एक प्योर साइंस है। क्या है, एक प्योर साइंस है। कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था, ठीक है। क्या है, प्योर साइंस है, मतलब कि इसका अदर सोशल साइंसेस, अदर किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट से कोई खासा रिलेशन नहीं है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका अदर सोशल साइंसेस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका लिमिटेड स्कोप है और अदर किसी सोशल साइंस से रिलेट नहीं करता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अब मैंने ये बता दिया आपको, लेकिन इसमें कुछ नाम तो मैं बताऊँ आपको कि कौन थे वो स्कॉलर्स। तो जॉर्ज सैमुअल का बहुत बड़ा नाम इसमें आता है कि ये एडवोकेट करते थे इस व्यू को कि सोशलॉजी नैरो लिमिटेड स्कोप की है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये एक प्योर साइंस है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करती है, ठीक है। इसमें और भी नेम्स हैं बट दिस इज अ फेमस वन, ठीक है। देखो जो ये सब व्यूज मान रहे हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कि ये
फॉर्मल स्कूल का नाम है। मैं पहले नाम नहीं बताती हूँ वरना टॉपिक से लोग एसोसिएट करने लग जाते हैं कि शब्द का मीनिंग क्या है, इसको ऐसा स्कूल क्यों बोला जा रहा है स्पेसिफिकली। तो मैं बता दिया आपको, ऐसा 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 मानने वालों को कैटेगराइज कर दिया गया कि ये फॉर्मलिस्टिक या फिर स्पेशलिस्टिक स्कूल के अंदर आते हैं। क्या स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर आने वाला ये कैटेगरी है कि सोशियोलॉजी का स्कोप ये होगा, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, अब ये कि इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इतना डेप्थ में आप नहीं जाओ क्योंकि आपको अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। तो आप भी अपना स्कोप अभी नैरो रखो क्योंकि अभी आपको वाइड स्कोप करने के लिए टाइम कम है। तो एक और कुछ व्यूज़ हैं सोशियोलॉजी के स्कोप को लेकर के, उसमें है कि भाई सोशियोलॉजी का स्कोप कोई बहुत नैरो स्कोप नहीं है, इसका ब्रॉड स्कोप है। ठीक है, अब आपको थोड़ा इजी लगेगा कि थोड़ा अ लिटिल अपोजिट ऑफ ईच अदर लग रहा है। तो सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत नैरो नहीं है, उसका स्कोप ब्रॉड है, वाइड है, बड़ा है, और ये कोई लिमिटेड स्कोप कैरी नहीं करता है। ठीक है, अदर पीपल, अदर स्कॉलर्स का कहना था, ये कोई लिमिटेड स्कोप कैरी नहीं करता है, जो कि ये बाद में आया। ठीक है, मतलब सोशियोलॉजी बाद में नहीं आया, ये स्कोप धीरे धीरे बाद में डेवलप हुआ कि इसका कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, ये अच्छा खासा बाकी सोशल साइंसेस से भी रिलेट करता है, इट इज़ रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस, ये भी आप नोट कर लो। और सोशियोलॉजी, इनका क्या कहना था, सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस, इज़ अ जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब कि अदर जो भी सोशल साइंसेस हैं उनको ऑब्जर्व करती है सोशियोलॉजी, उनको समझती है और उसका एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल के कुछ बेसिक कंसेप्ट समाज को लेकर के समझती है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस, इस ये सब आप लिख लेना। उसके साथ क्या कहते थे ये लोग, इनका अदर सोशल साइंसेस से भी बहुत अच्छा खासा रिलेशन सोशियोलॉजी का। अब उसमें कौन थे वो स्कॉलर जो ये मानते थे, एक ये नाम है, एक बहुत फेमस नाम है एमाइल दर्कहाइम का। एमाइल दर्कहाइम की भी कुछ थ्योरी है सोशियोलॉजी को लेकर के, वो हम अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ये सब व्यूज़ मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है कि ये सिंथेटिक स्कूल के अंदर आते हैं। अब इस शब्द का मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपके स्कोप में नहीं आ रहा है, आपका स्कोप है अभी एग्जाम ओरिएंटेशन। हाँ, आप अगर रिक्वेस्ट करो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आया जा सकता है। चलो अब देखते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एक ऐसा कैटेगराइजेशन है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल या फिर ऐसे स्कॉलर्स और उनके थॉट्स को रखा गया है जो मानते हैं कि सोशलॉजी का स्कोप नैरो है, सोशलॉजी का स्कोप लिमिटेड है। और वो सिर्फ क्या लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड में भी स्कोप क्या है, सिर्फ इतना कि वो सोशल रिलेशनशिप्स को और ह्यूमन बिहेवियर को समझेगी। मतलब ना सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की इन्होंने, ना किसी सोशल सिस्टम्स की बात की कि ग्रुप्स को पढ़ेगी, नहीं, सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को स्पेसिफिकली स्टडी करेगी। मतलब उसके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को, मतलब सोशल रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करेगी, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगी, उसके उसमें भी पर्टिकुलरली उनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, अब इसमें आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है, मैं स्पेसिफिकली आपको समझा देती हूँ। क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर दो लोग हैं, मान लो ए के पर्सन ये ए है, ए के पर्सन बी है, गीता बबीता सीता रीता कुछ भी मान लो, तो मान लो कि दो लोग हैं। ठीक है, ए बी या फिर अ या ब। तो क्या है कि मान लो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इस चीज़ को बताने का। अगर आपको नहीं सुनना आप स्किप कर दो, लेकिन ये ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ ना कि एब्स्ट्रैक्ट स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि अगर एक ये पर्सन, मान लो दोनों में लड़ाई हो रही है, तो इसने इसको कुछ कहा, इसने फिर इसे गाली दी, फिर ये किसी फैमिली पे बात आ गई, फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कुछ बोला गया, कैरियर पे बोला गया, ये वो बहुत ज़्यादा बातें एक दूसरे को लेकर के कही गई। लेकिन अगर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये होगा कि आप ये नहीं देखोगे अब कि पहले इसने क्या कहा था, पहले फिर इसने क्या कहा था, इस चीज़ का आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो कि फिर इसने क्या कहा, फिर इसने क्या किया। ये बकवास से आपको लेना देना नहीं है, आपको बस इन दोनों को ऑब्जर्व करना है और ये इनकी बातों को भी ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, वो दोनों करना है, लेकिन आपको इससे बस इतना कंक्लूजन निकाल करके ले आना है कि अच्छा, अगर दो लोगों के स्टेटस पर या फिर उनके ईगो पर बात आती है तो बात कन्फ्लिक्ट तक पहुंच जाती है, बात आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाती है। आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसके पीछे कुछ एब्स्ट्रैक्ट कारण क्या है उसको समझना और आगे बढ़ना। अब या किसी लोगों के बात करने को नहीं समझा जाता है,
मैंने बोल दिया ह्यूमन इंटरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि दो लोग बात करें उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। हिस्ट्री को देखा जाता है, उसमें फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स किस तरह का रहा, राजा मंत्री एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तरह से चलते थे सिस्टम्स, उन चीज़ों को समझ के उसका एब्स्ट्रैक्ट कोर मतलब कह सकते हैं समझने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको समझाने में थोड़ा अपनी तरफ से कमी रखी है, पर अगर रही हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं इसे बेहतर करूँगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने बताया फॉर्मुलिस्टिक स्कूल में कहते हैं कि ये अदर सोशल साइंसेस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये मतलब एक प्योर साइंस है, ये शब्द लिखना अब प्योर साइंस है। ठीक है, इतना सब मैंने आपको बता दिया। और इसमें जॉर्ज सेमल का नाम क्या है, बड़ा फेमस नाम है, जॉर्ज सेमल का बड़ा फेमस नाम है, क्योंकि ये कहते थे कि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है क्या है कि जो कि डिस्क्राइब करता है, क्लासीफाई करता है, एनालाइज करता है फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को। और चीज़ आपको याद रखनी है, इनका क्रिटिसिज्म, ये इनका नहीं, ये जॉर्ज सिमल का नहीं, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल का क्रिटिसिज्म, किसी चीज़ की बड़ाई कर रहे हो आप, चीज़ को समझ रहे हो तो उसका क्रिटिसिज्म भी आपको समझना ज़रूरी होता है। उनको इस थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये थ्योरी ना बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड और बहुत ही ज़्यादा नैरो स्कोप बताती है सोशोलॉजी का, और सोशोलॉजी को बहुत ही लिमिटेड कर देती है। ये पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हो, सोशोलॉजी को बहुत लिमिटेड, कन्फाइंड और नैरो बना देती है, और सोशोलॉजी का बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में दिखाने की कोशिश करती है, एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट की तरह दिखाने की कोशिश करती है, और ऐसा दिखा रही है कि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करता है, विच इज़ नॉट ट्रू। ये सिर्फ इकलौता ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करता है, पॉलिटिकल साइंस भी करती है, तो इसमें स्पेसिफिक स्कोप कहाँ आया। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको मोटा मोटी एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक और की कंसेप्ट बता दिया। जॉर्ज सिमल देख लें आप। चलो, अब आते हैं हम लोग सिंथेटिक स्कूल पर। अब ये एक ऐसा कैटेगराइजेशन है सोशोलॉजी के स्कोप को समझने के लिए, जिसमें उन लोगों को रखा गया है, उन विद्वानों स्कॉलर्स को रखा गया है जो मानते थे सोशोलॉजी का स्कोप नैरो नहीं है, ब्रॉडर है, वो बाकी अदर सोशल साइंसेस से भी रिलेट करती है। ये पॉइंटर्स नोट करो कि वो बाकी, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस, एंड इट इज़ अ जनरल साइंस, इट इज़ अ जनरल साइंस। साइंस की स्पेलिंग आपको पता होगी, इट इज़ अ जनरल साइंस। ये मानते थे कौन, सिंथेटिक स्कूल वाले। अब इसमें इमाइल दरखाइम बहुत अच्छा फेमस नेम है। तो इमाइल दरखाइम कहते हैं सोशोलॉजी को 3 प्रिंसिपल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब वो कहते हैं सोशोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल डिविजन्स, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी क्या है कि पर्टिकुलरली कौन से जोग्राफिकल रीजन में, ठीक है, कौन से जोग्राफिकल रीजन में एक सोसाइटी, समाज पनप रहा है, रह रहा है, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करती है, बहुत हद तक वो बताता है, वो जोग्राफिकल रीजन जहाँ वो रह रहे हैं वो बहुत हद तक इस बात का कारण होता है कि वहाँ का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के नियम कैसे होंगे, वहाँ के कस्टम कल्चर कैसे होंगे, वहाँ का सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम किस तरह से होगा, किस तरह का लाइफ उनका होगा। ठीक है, तो सोशल, और उसके साथ साथ एक और बात ये स्टडी करती है सोशल मॉर्फोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, पॉपुलेशन और उसके इम्पैक्ट्स को भी स्टडी करती है। डेमोग्राफी इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सोशल, देखो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, संरचना है ना, स्ट्रक्चर। तो सोशोलॉजी क्या मतलब, समाज की स्टडी। उसमें समाज को समझने के लिए आप क्या समझोगे, रिलीजन समझोगे, लॉ समझोगे, इकोनॉमी समझोगे, पॉलिटिक्स समझोगे। तो सोशोलॉजी में ऐसा एक सब डिविजन ऑफ स्टडी जिसको सोशल फिजियोलॉजी बोला जाता है, एज पर दरखाइम, इमाइल दरखाइम पर्टिकुलरली, इमाइल, ये इमाइल। ठीक है, सोशल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो सॉरी, सोशल फिजियोलॉजी मैं बता रही थी। तो इसमें फर्दर डिविजन्स हैं, यानी कि समाज के अंदर संरचना में और भी चीज़ों को समझना, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, ऑफ इकोनॉमी और लैंग्वेज, बहुत सारा। देखें, ये 3 आप नोट कर सकते हो, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब आता है जनरल सोशोलॉजी। जनरल सोशोलॉजी क्या करता है, जो सोशल मॉर्फोलॉजी है और जो सोशल फिजियोलॉजी है, उन दोनों को ऑब्जर्व करता है, इन दोनों सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है और कंक्लूड करता है, ऑब्जर्व करके कोशिश करता है कि कुछ ऐसे सोशोलॉजिकल लॉज को समझे वो, जो कि समाज को बेसिक रूप से चला रहे हैं। मैंने आपको अगस्त कॉम्टे के डेफिनेशन में समझाया था सोशल फिनोमेना क्या होता है, तो मैं बता दूं अगस्त कॉम्टे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इमाइल दरखाइम, इसलिए आपको यहाँ भी मिलता जुलता कुछ दिखेगा। ठीक है,
आपको थोड़ा मिलता जुलता कंसेप्ट लगेगा। तो क्या बता रही थी मैं, जनरल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एम करता है, कोशिश करता है खोजने की, समझने की जनरल सोशियोलॉजिकल लॉज को बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक जनरल सोशियोलॉजिकल लॉज को समझने की कोशिश करता है। जनरल सोशियोलॉजिकल लॉज मतलब मैं कहूँगी इसको वो क्या कहते थे, अपनी खुद की लैंग्वेज में कहते थे वो इसे प्योर, अपनी खुद की लैंग्वेज में, मतलब इमाइल रखा है मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में, ये जो लिखा है ना, ये इसको वो कहते थे सोशल फैक्ट्स। मतलब समाज में कुछ ऐसे पर्टिकुलरली बेसिक कोर नियम हैं जो सब पे लागू होते हैं, एक नज़र से सब पे लागू होते हैं, मतलब बिना बायसनेस के साथ पूरी समाज पर लागू होते हैं और वो समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उनको वो समझने की कोशिश करते थे। यही है जनरल सोशियोलॉजी, एमिंग टू डिस्कवर जनरल सोशियोलॉजिकल लॉज बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ दीज अबव टू सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है एक नया कंसेप्ट विथ नया कलर। ठीक है, नया कलर नहीं है ये, कौन सा कलर उठाए, रेड उठाते हैं चलो। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बाय सी राइट मिल्स हमें समझना है। सी राइट मिल्स का ये कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सी राइट मिल्स के कंसेप्ट में हम ये बहुत ही, पहली बात तो बहुत पावरफुल एक कंसेप्ट है, वर्ल्ड वाइड फेमस कंसेप्ट है। इनकी एक और बात, सी राइट मिल्स की लिखी हुई बुक है जिसका नाम है द, हाँ बस द, क्या आगे कुछ नहीं, यही बुक का नाम है, यही इनकी थ्योरी है, तो ये आपको ईजी होगा याद करने को, एसोसिएट करके याद करना। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये किताब का नाम है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनकी दी हुई थ्योरी है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहता क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहता है कि हमारी पर्सनल परेशानियों का कारण हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ है और हमारी ये एबिलिटी, ये क्षमता कि हम समझ सकें इस बात को कि हमारी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से इंटरलिंक करती हैं, इसी को हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी द अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द वाइडर सोसाइटी। यही मैंने हिंदी में बता दिया, ये मैंने इंग्लिश में बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया इनकी किताब का नाम क्या है। ये कहते हैं, यही मैंने बताया, ये डेफिनेशन यहीं पे लिखी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वाइडर सोसाइटी। अब इसके साथ कि देर इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज, ही ऑल्सो डू डिस्टिंक्शन, यानी ही ऑल्सो डू डिफ्रेंशिएशन बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज। यानी कि मैं आपको बता दूं पर्सनल ट्रबल्स क्या होते हैं। अगर कोई समस्या आपकी खुद की निजी है तो आपको तो परेशान करेगी ही, और उसके साथ आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको परेशान कर रही है। द पीपल हु आर लिंक्ड टू यू, यू एंड जस्ट द पीपल हु आर लिंक्ड टू यू, सिर्फ उन तक ये चीज़ सीमित है, तो वो एक पर्सनल प्रॉब्लम, एक पर्सनल ट्रबल है। बट अगर वो अदर ग्रुप ऑफ पीपल को भी सेम की सेम प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस कर रही है, सो दैट इज़ नॉट अ पर्सनल ट्रबल, दैट इज़ अ पब्लिक इशू, इट इज़ अ पब्लिक इशू। ठीक है, उसमें भी एक एग्जांपल बहुत फेमस है जो आप डाल सकते हो कि अगर कोई पर्सन बेरोजगार होता है तो आप बोलेंगे कि उसने अच्छी सी एजुकेशन नहीं ली, उसकी क्वालिटीज़, उसकी स्किल्स अच्छे नहीं थे, उसने ट्राई नहीं करा। बट इट इज़ नॉट अ पर्सनल फेलियर इफ़ इट इज़ हैपनिंग एट अ वाइड लेवल, एक बड़े लेवल पर वो चीज़ हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल फेलियर कहीं से भी नहीं है, वो एक समाज का फेलियर है, वो सिस्टम का फेलियर है वहाँ की। ठीक है, तो इसीलिए वो एक पब्लिक इशू है। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मैं इस कंसेप्ट को कंप्लीट करा करके दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हिस्ट्री और बायोग्राफी क्या होती है। हिस्ट्री और बायोग्राफी दो ऐसे की टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक शब्द इन्होंने दिया था हिस्ट्री, एक दिया था बायोग्राफी। अब देखो हिस्ट्री जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो एसोसिएट मत कर लेना, जोड़ मत लेना, और परेशान तो बिल्कुल मत हो जाना। हिस्ट्री से इनका मतलब क्या है कि हमारा जो भी समाज में जो भी चल रहा था, चल रहा है और हो रहा है, जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसी को ये कह रहे हैं हिस्ट्री। और बायोग्राफी का मतलब है हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में बर्थ टू डेथ, मतलब जो भी हमारे लाइफ इवेंट्स है वो हमारी बायोग्राफी है। तो ये कहते हैं हमारे आसपास के वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू। और ये इनके कंसेप्ट बहुत गहरा है, इसको आप अगर समझो तो। एक अच्छा खासा एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि बेघर होना यानी होमलेस होना एक पर्सनल इशू हो सकता है कि किसी के पास घर नहीं है, वो गरीब है, लेकिन अगर वो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है तो इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल इशू, बट इट इज़ सम इशू दैट इज़ पब्लिक। ठीक है,
इसलिए देखो, पर्सनल ट्रबल है और पब्लिक इशू है, दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना। पर्सनल ट्रबल अलग चीज़ है और पब्लिक इशू अलग चीज़ है। इशू पर्टिकुलरली ये शब्द का ही मीनिंग अलग हो जाता है, पब्लिक से ही रिलेटेड इधर लिखा गया है इसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल में, बेरोजगार अगर कोई इंसान है तो उसका पर्सनल फेलियर माना जा रहा है, मगर वो एक पब्लिक प्रॉब्लम है। उसी तरह घर ना होना, बेघर होना एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो वाइड लेवल पर हो रही है तो वो पब्लिक इशू होती है, ठीक है। उसके लिए एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है इंदिरा 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 आवास। आवास मतलब घर होता है, ये आपने सुना होगा, इंदिरा आवास इंदिरा आवास योजना इंदिरा आवास योजना अराउंड 1999 से 2000 तक की थी ये। इंदिरा आवास योजना मतलब जो भी बेघर है उन्हें घर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे बेघर होना समाज का, हमारे इंडियन सोसाइटी का, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ समाज का पार्ट था, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम थी सोसाइटी में, तो इसे आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। और इसका एक आपको एक व्यू तो मैंने दे दिया, एक और व्यू है कि हमारा हम जो भी हैं, या फिर हमारे जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, या हम जिस तरीके भी समाज में आजकल रह रहे हैं, हम जिस तरीके भी हमारी पर्सनल लाइफ है वो हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। इट डिपेंड्स कि तुम किस टाइम पीरियड में हो, तुम्हारी लाइफ किस टाइम पीरियड में। इंडस वाली सिविलाइजेशन में पैदा होकर के कोई नेता बनने का सपना नहीं देख सकता, इन्वेंशन करने का, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं करते थे, लेकिन वहाँ पैदा होकर के कोई इंजीनियर करने का सपना नहीं देख सकता, ठीक है। वो एस्पिरेशंस और गोल्स की बात नहीं करेंगे, वो लोग गॉड्स को पूजा कर रहे थे, वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे। तो मैं कह रही हूँ आप किस टाइमलाइन में पैदा हो ये बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह के हो गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, ये कह रहे हैं नॉट मैं आपको समझा रही हूँ कि आप किस टाइमलाइन में पैदा हो, आप किस इन्वायरमेंट या फिर आप किस समाज में हो। देखो, वेस्टर्न सोसाइटी में पैदा होना, इंडियन में होना अलग है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप किस इन्वायरमेंट में, किस समाज में, वो भी कायदे तरीके से मैटर करता है। तो इतना समझा दिया कि क्या है सी राइट मिल्स का सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो अब हो चुका है ख़त्म तुम्हारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझाना। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस, जो कि आई थिंक तुम्हारा लास्ट टॉपिक है शायद, सोशियोलॉजी एज ए साइंस समझना। नहीं, लास्ट टॉपिक नहीं है ये, हाँ लास्ट ही टॉपिक है, चलो। तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस, पॉजिटिविज्म। देखो मैं ध्यान से तुमको बता दूं कि सोशियोलॉजी को पहले सोशल फिजिक्स बोला जाता था, इसका नाम इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट मैटर और स्कोप को लेकर भी कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि नई चीज़ बन रही है तो उसमें कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, फिर कुछ नया इन्वेंट होकर के निकल करके आएगा, है ना। तो और कुछ नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश की जाएगी, कुछ नया व्यू लेकर के आएगा कोई। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी को एज अ साइंस समझना बाद में शुरू हुआ, इसलिए उसका नेम भी चेंज हुआ, ठीक है। आप इसका डिवीजन करके जो मैंने बताया था उसको आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी एज साइंस समझना शुरू हुआ एक व्यू के द्वारा, एक नज़रिया, मैं कहूँगी एक तरीके के द्वारा, एक सिस्टम ऑफ स्टडी के द्वारा, जो कि था पॉजिटिविज्म। चलो, पॉजिटिविज्म एग्जैक्टली है क्या? तो पॉजिटिविज्म का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। आप कहोगे और ये तो सोशियोलॉजी होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। तो पॉजिटिविज्म कैसे आ गया? हाँ, पर सोशियोलॉजी जब बन रही थी तो उसने क्या व्यू, क्या मेथड अपनाया सब्जेक्ट को समझने के लिए, साइंस का, और उसको करने के लिए पॉजिटिविज्म का मेथड अपनाया गया ना, मतलब सोशियोलॉजी को समझने के लिए पॉजिटिविज्म का सहारा लिया गया। तो पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म का मतलब ही यही है कि इस तरीके से, एक तो मैंने बता दिया साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, उसके साथ क्या है पॉजिटिविज्म, इस शब्द का मैं या फिर इस कंसेप्ट का मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना, साइंटिफिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना, लॉजिक्स का इस्तेमाल करना, एविडेंसेस का इस्तेमाल करना, और इम्पीरियल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना, इम्पीरियल नहीं सॉरी इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना, इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना। इम्पेरिकल मतलब अनबायस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, ये वर्ड अच्छा खासा नोट कर लेना, इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। और क्या है इसी के अंदर लिख लो, एक्सपीरियंसेस
और ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज की बात करना, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की बात करना। और पॉजिटिविज्म एज अ कंसेप्ट क्या करता है ना, पॉजिटिविज्म एज अ कंसेप्ट इधर लिख देते हैं, पॉजिटिविज्म एज अ कंसेप्ट क्या करता है, ये बिल्कुल भी थीज्म को नहीं मानता, थीज्म को नहीं मानता। थीज्म का मतलब होता है धर्म को, सुपरस्टिशियन, धर्म या मैं रिलीजन कह दूँ, धर्म ना कहकर सुपरस्टिशंस को भी नहीं मानता, सुपरस्टिशंस को भी नहीं मानता, और हियर से कहा सुनी चीज़ों पर नहीं मानता, बिलीव्स पर भरोसा नहीं करता है। किस पे बात करता है, फैक्ट्स, एविडेंसेस, लॉजिक्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर कर ऑब्जर्व और स्टडी करने का काम। पॉजिटिविज्म के फीचर्स मैं बता रही थी आपको, इसमें मैंने बता दिया। एक और बात, पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म इज ऑल्सो अगस्त कॉम्ट। इफ़ यू रिमेंबर एट द फर्स्ट स्लाइड मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाई थी जो मैंने कट कर दी थी, यहाँ पर लिखी थी वो, मैंने वो इफ़ यू रिमेंबर मैंने फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें कुछ दिखाया था, वो मैंने कट कर दिया था, और वो ये चीज़ है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। चलो आगे चलते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो फादर ऑफ पॉजिटिविज्म है, फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म है। क्या है पॉजिटिविज्म, इन्होंने ही अच्छे खासे तरीके से समझाया है। ठीक है, एज पर पॉजिटिविज्म दुनिया की जो ट्रुथ है, वर्ल्ड की जो रियल ट्रुथ है, उसको समझा जा सकता है। वर्ल्ड के बारे में, ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको समझा जा सकता है अगर हम पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल करें, अगर हम एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन बेसिस लर्निंग, मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेसिस स्टडी या मेथड का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ में भी हाईलाइट कर देती हूँ कि सोशियोलॉजी में अगर कॉम्टे ने ही दिया है ये कंसेप्ट, पॉजिटिविज्म के फादर हैं ये, पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट भी यही लेकर के आए, ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल एज एडवोकेट फॉर पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कहता है कि सोशल फिनोमेना को समझा जा सकता है साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, यूज्ड विथ नेचुरल साइंसेस। देखो ये आपको समझने में थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, बट अभी इसमें आप इतना डीप में मत जाओ, मैंने आपको सोशल फिनोमेना समझा ही दिया है क्या होता है। तो पॉजिटिविज्म कहता है कि सोशल फिनोमेना को समझना बहुत आसान है, मतलब उसे समझा जा सकता है, सोशल फिनोमेना को समझा जा सकता है अगर हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करें और नेचुरल साइंसेस के मेथड्स का इस्तेमाल करें। जैसे इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करें कुछ सोशल फिनोमेना जो हमारे हैं उन्हें समझने के लिए, बस इतना ही समझो तुम। ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पर, एम्पेरिकल डेटा पर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर रिलाई करता है ताकि ये यूनिवर्सल लॉज को अनकवर कर सके, सच को समझ सके। ठीक है, यूनिवर्सल लॉज जो कि हमारी सोशल बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं, देखो यही है सोशल फिनोमेना। ठीक है, सम सर्टेन काइंड ऑफ लॉज दैट गवर्न हमारा बिहेवियर खुद का, जो सब पर एक समान तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल लॉज का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ जादू या किसी भगवान पर भरोसा करते थे, इन्होंने थीज्म, सुपरस्टिशन, बिलीव्स, रिलीजन, ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखा था। एक यूनिवर्सल लॉ का इनका मतलब है कि कुछ एक समान नियम है जो कि हमारा ह्यूमन सोसाइटी है एज अ होल, आप कॉन्टिनेंट से कंट्री को मत देखो, एज अ होल हमारे सोसाइटी को कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज का मतलब होता ही यही है कि एक ऐसा नियम जो कि सब पर लागू हो रहा है, उसी को हम यूनिवर्सल लॉ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ मतलब कोई जादुई भगवान का लॉ नहीं, एक ऐसा नियम जो सब पर लागू हो रहा है वही यूनिवर्सल लॉ होता है। तो वो एक ऐसे लॉ, एक ऐसा बेसिक नियम को समझने की कोशिश करते थे जिससे हम सब ह्यूमंस एज ए समाज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसी को समझने के लिए वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझते थे कि रिलीजन में क्या है, पॉलिटिक्स से क्यों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन थॉट्स को वो समझते थे, एंड दैट वेरियस अदर थिंग्स। एंड अगर हम इसके अपोजिट में जाएं, एक तो हमने समझ लिया पॉजिटिविज्म क्या है, उसके हम अपोजिट में जाएंगे तो आएगा इंटरप्रेटिविज्म क्या है, लेकिन हमें क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म भी समझना है। आप देखोगे ये बहुत ज्यादा साइंस कर रहा है ना, आम भाषा में बोले बहुत ज्यादा साइंस कर रहा है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि सोशल इश्यूज को कंसीडर नहीं कर रहा। सोशल इश्यूज हम एज ए ह्यूमन एक समाज है, हम मानते हैं, लेकिन हमारा समाज हमारे देखोगे अगर आप तो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग है। सोशल इश्यूज आर डिफरेंट एवरीवेयर। लोग एक जगह कपड़े, एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े को पहनने को वो गंदा मानते
इन सोशल वर्ल्ड। चलो अब समझते हैं इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्स वीबर को एडवोकेट किया जाता है इस चीज़ के लिए कि इन्होंने ये व्यू प्रोवाइड किया। मतलब इंटरप्रेटिविज्म का तरीके से सोशलॉजी को समझने की कोशिश किसकी थी? मैक्स वीबर की थी। ही इज एडवोकेटेड फॉर इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म क्या है? इसको इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी कहते हैं। एज अपोजिट टू पॉजिटिविज्म, देखो पॉजिटिविज्म के जो क्रिटिक्स हैं वो मैच करेंगे इंटरप्रेटिविज्म से। तो इंटरप्रेटिविज्म क्या कहता है कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्टिविटी, साइंस, डेटा इस पर ही नहीं रिलाई कर सकते। हमें इंसान का सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव जानना चाहिए। ये वर्ड आप लिख लो, सब्जेक्टिव व्यू, या फिर आप लिख लो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जानना चाहिए। पर्सपेक्टिव, इंसान की पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया बहुत मायने रखता है। मैं लिख देती हूँ पर्सपेक्टिव। तो इंसान का पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया मायने रखता है। उसका सब्जेक्टिव व्यू बहुत मायने रखता है। उसका सब्जेक्टिव व्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ये इनका मेन बात है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि इंटरप्रेटिविज्म में क्या है कि वो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ों पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इंसान की जो लाइफ है उसमें हर इंडिविजुअल का जो खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, इंडिविजुअल्स के खुद के पर्सनल सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस है वो मैटर करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है। इंटरप्रेटिविज्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है वर्ड्सहैन में। मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रही हूँ, लेकिन आप ये वर्ड बिल्कुल देख लेना। इसका मतलब होता है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मनुष्य के व्यवहार की एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग करना, एम्पैथेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करना। मतलब अगर एक पर्टिकुलर वे या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक तरीके से बिहेव कर रही है, पीपल एक पर्सन एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, तो उसका एक कुछ कारण होता है। एम्पैथेटिक का मतलब है उसे समझने की कोशिश करना, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स, डेटा, ये सब चीज़ों पे नहीं, एक ह्यूमन की तरह समझना। एम्पैथी का मतलब होता है आप किसी की जगह पे अपने आप को रख के देखो, या फिर वो कैसे महसूस कर रहा है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यही है ये कंसेप्ट। मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिविज्म इज डीपली रूटेड इन। इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया फॉर दिस स्कूल ऑफ थॉट। मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है। और हम देखें यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी, ह्यूमन की खुद की स्पेसिफिक जो भी उनकी क्या बोला मैंने, किसी की जो स्पेसिफिक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि इन डेप्थ तरीके से चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना, पार्टिसिपेंट को अपने, मतलब जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिन पीपल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको, ये सब करने को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि हर एक का सोशल वर्ल्ड अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके थॉट प्रोसेस भी अलग होते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। देखो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में जो इंटरप्रेटिविज्म का व्यू है उसकी कुछ सब फील्ड्स भी हैं। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एक नाम बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रही हूँ, इतना आपको इनफ है, जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ISM। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एक सब फील्ड है इस इंटरप्रेटिविज्म के कंसेप्ट के अंदर। इसमें और आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी मैंने आपको बता दी है। मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। दैट द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन डिस्कवरिंग द मीनिंग्स दैट पीपल अटैच टू देयर सोशल वर्ल्ड। ये एक डेफिनेशन हो गया इंटरप्रेटिविज्म का, फॉर्मली इंग्लिश में अगर आप जानना चाहो तो। देखो मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ लो आपको कितना उसमें लिखना होगा, सब अंदर मैटर कितना भरना होगा या फिर कितना एलैबोरेट करना होगा। आपको श्रिंक फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, मैं मिड टर्म स्पेसिफिक होकर के बता रही हूँ। ठीक है, तो मिड टर्म स्पेसिफिक होकर के मैं बताऊँ, और वैसे भी सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन सब बहुत स्पेसिफिक होकर के नहीं आते हैं, जनरल क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको एलैबोरेट और श्रिंक करना रहता है अपने नॉलेज, डेप्थ और प्रिसाइजनेस के अकॉर्डिंग, कि आप कितने अच्छे तरीके से शार्प वे में चीज़ों को समझा पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका बन गया, व्हाट इज सोशियोलॉजी, लेकिन कॉम्बिनेशन भी दे देता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड एलैबोरेट इट्स स्कोप, ये दोनों साथ में हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरप्रेटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म, या फिर आपको क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म पूछ लेगा, क्रिटिक्स ऑफ इंटरप्रेटिविज्म भी पूछ सकता है। उसके साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्पेसिफिक बुक जैसे कि सी राइट मिल्स की लिखी हुई सोशियोलॉजिकल
आपको ऑथर पूछ लेगा जो कि फेमस स्पेसिफिक किताबें हैं जो कि इन सिलेबस से रिलेट करती हैं। उसके साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट, ये मैंने डिफरेंशिएट लिखा है, डिफरेंशिएट अमंग क्या है कि फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल, डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल पूछा जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख देगा व्हाट इज स्पेशलिस्टिक स्कूल एंड कंपैरेटिव सिंथेटिक। अगर आपको ये नहीं पता कि फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल दोनों एक ही बात है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब उसमें आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेमस स्कॉलर्स एक पर्टिकुलर स्कूल से आपसे पूछ लेंगे कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल के एक पर्टिकुलर स्कॉलर जो कि वहां पे फेमस है उनका नाम बताओ और उनकी थ्योरी को एलैबोरेट करो। जैसे कि अगर पूछ लेगा सिंथेटिक स्कूल में इमाइल डरखाइम के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा इमाइल डरखाइम ने क्या दिया था, उनकी सोशल मॉर्फोलॉजी एंड ऑल आपको समझाना पड़ेगा। उसके साथ में मैंने यहाँ पे पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का कंपैरिजन दे दिया है, आप इसे ऑब्जर्व करना क्योंकि ये भी आपके बहुत काम की चीज है। इसके साथ मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ और इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने अभी अपनी कॉपी में मैटर लिखा है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसको रिवाइज करना, कैसे एक खाली पेपर में लिख करके, ठीक है। या तो आप बैठ कर अपने आप से पहले चीजें समझ लो, फिर टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस लिखो, उसके आंसर्स लिखो और देखो आप कितना अपने आप को समझ पा रहे हो, कितना आप समझा पा रहे हो, आंसर को अच्छी तरीके से लिख पा रहे हो। याद रखना कंसाइज में लिखना है, 2 मार्क में आपको पूरा महाभारत उसमें लिखकर नहीं आनी है, जितना पूछा है उतना लिखना है क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 आवर मैक्सिमम मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि पेपर कैन नेवर बी बेस्ड ऑन योर लक, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है।